इंडिया। ये पीएम मोदी का अंदाज है जिस पर पूरी दुनिया फिदा है। जरा देखिए पीएम मोदी की बातों पर किस तरह अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स ठहाके लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। I'm informed that the working of the US Congress is harmonious. I'm also told that you are well known for your bipartisanship. Well, you are not alone. Time and again, I have also witnessed a similar spirit in the Indian Parliament. और तो और पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए भी लाइन लग गई। अमेरिका खुश है, स्विट्जरलैंड खुश है, मैक्सिको के राष्ट्रपति तो खुद कार ड्राइव करके पीएम मोदी को डिनर करवाने ले गए। लेकिन ये तस्वीरें भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही हैं। कोई पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ऐसी जुर्रत कर सकता है? जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जाके बातें की, यहाँ तो पूरी कौम भिखारी होगी। हमारा तो माइंडसेट भिखारियों वाले बना दिए गए। क्या हमारे हुक्मरान, हमारी अवाम भिखारी तो नहीं बनती जा रही? बढ़ते हुए इन दौरा ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में लिखा गया है, चीन के साथ कई पहलुओं पर कंपटीशन के बावजूद भारत जानता है कि उसका बड़ा सपना चीन को भला बुरा कहकर या उसे रोककर हकीकत में नहीं बदल सकता। इसके बजाय भारत को अपने हित के लिए सहयोग को विस्तार देना चाहिए। वैसे चीन और पाकिस्तान के भारत के इस बढ़ते रुतबे से चिढ़ने की वजह भी है। 1943 के बाद से यानी बीते करीब 73 सालों में किसी भी चीनी नेता को यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए नहीं बुलाया गया है। गांधी कैपिटल हाउस में यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को प्रधानमंत्री ने 46 मिनट संबोधित किया। उनकी हर बात पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और इसी मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा सीधा और सटीक अटैक किया। बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने कहा कि आतंकवाद की फैक्ट्री का हमारे पड़ोस में ही पालन पोषण हो रहा है। in the territory stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common, of hate, murder and violence. It is a shadow spreading across the world. It is incubated in India's neighborhood. तो क्या वाकई मोदी डिप्लोमेसी के आगे तमाम विरोधी देश पस्त हो रहे हैं? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल उस डिप्लोमेसी का है जिसके चलते कहीं प्रोटोकॉल की दीवारें हटाई जा रही हैं, तो कहीं दुनिया के दिग्गज नेता लाइन लगाकर ऑटोग्राफ लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा उन देशों का भी है जिन्हें भारत की ये बढ़ती ताकत पसंद नहीं आ रही। चीन और पाकिस्तान, इन दोनों ने एक बार फिर अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिए हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई पीएम मोदी की डिप्लोमेसी बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या उनकी डिप्लोमेसी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को अलग थलग करने में कामयाब हो रही है और इसी वजह से चीन बौखला गया है? लेकिन सवाल चीन के बौखलाहट के असर का भी है। इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, मोदी मैजिक से चिढ़ा चीन। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त शेषाद्री चारी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी। मेरे साथ मीम अफजल जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इनसे हम बात करेंगे।
अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, और सैम बलसारा ब्रांड गुरु भी इस वक्त मेरे साथ इस पैनल में है। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बात करें उससे पहले हम आपके लिए चीन के दर्द का एक बेहतरीन एनालिसिस लेकर आए हैं। जरा उसको हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर इस बातचीत को शुरू करते हैं। जरा देखिए, 73 सालों में किसी भी नेता को यूएस कांग्रेस में संबोधन का मौका नहीं मिला। चीन के किसी भी चाइनीज लीडर को मौका नहीं मिला। 1943 में सू मी लिंग ने किया था यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित। 1943 में चीन की प्रथम महिला थी सून मी लिंग। और क्यों चिढ़ रहा है चीन, ये भी जानिए। स्विट्जरलैंड, मैक्सिको एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन का वादा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो समर्थन करेंगे। खुद ड्राइव करके पीएम मोदी को रेस्टोरेंट तक लेके गए मैक्सिको के राष्ट्रपति। ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी लगातार अपनी पहचान बनाते और बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया के चुनिंदा लोकप्रिय नेताओं में अब पीएम मोदी का नाम शुमार हो चुका है और दुनिया के 10 देशों के संसद को पीएम मोदी अभी तक संबोधित कर चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट है कल यूएस कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन, जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भरपूर और जोरदार स्वागत किया गया। अब इसी मुद्दे पर बात करते हैं, और जैसा कि हम बात कर रहे थे यहां पर कि मोदी मैजिक से चिढ़ा चीन, तो बात यहां सबसे पहले डिप्लोमेसी की कर लेते हैं। और अचल मल्होत्रा साहब, सबसे पहला कमेंट आपसे ले लेते हैं। मोदी मैजिक से आपको चीन चिढ़ता हुआ दिख रहा है? आपको लग रहा है कि वाकई चीन की त्योरियां चढ़ गई हैं, जो 5 दिनों का तूफानी दौरा रहा है पीएम मोदी का 5 देशों का? देखो गौरव, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, जिसमें एक ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका है, जिसमें एक सशक्त देश चाइना है और एक उभरती हुई शक्ति भारत है, तो बातें आसान और सिंपल नहीं होती, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती और गहराते हुए रिश्तों का जहाँ तक सवाल है, उससे चीन बहुत पहले से ही अवगत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से वो इसे लेकर कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। इस विजिट ने, यूँ कह सकते हैं, आपकी आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे टेक अवेज हैं जो भारत को बहुत ही, जो भारत की जो स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है, उसमें वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। अब अमेरिका ने खुले शब्दों में ये कहा है कि भारत जो है वो अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर होगा। उसको हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है लाइसेंस फ्री मिलेगी, और यहाँ तक कहा गया है कि भारत को इन मामलों में अमेरिका का क्लोजेस्ट अलाई मान के चला जाएगा। ठीक है। और इस विजिट के दौरान ही भारत की बहुत सारे कारण हैं चीन के दर्द, चीन के पेट में दर्द होने के या चीन के चिढ़ने के। वो उसका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में एंट्री की बात हो रही है। वहाँ चाइना का कुछ चला नहीं, क्योंकि चाइना उसका मेंबर नहीं है। और वो जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसको जहां एंट्री को लेकर चाइना अपोज कर रहा है और पाकिस्तान का फेक कैंडिडेचर लेके आ रहा है, वहां पे भी चाइना को सेटबैक मिली है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने मैक्सिको ने समर्थन किया और खुलेआम किया। और समर्थन ही नहीं किया, बल्कि जिस तरह से मैक्सिको में पीएम मोदी का स्वागत हुआ, वो भी देखने वाली बात थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को लेके जो चाइना का, जो आप कह सकते हैं कंसर्न, या उनका वो जो है बड़ाई है, वो चाइना का मेन कंसर्न क्या आज की तारीख में, भारत और अमेरिका को लेके। ठीक, अगर अभी चाहे तो मैं भी बोल सकता हूं। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं, इस बार भी बात करेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं अब आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि आप कांग्रेस के लीडर तो हैं ही, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है आप फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं। आप डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं, और हो सकता है सर कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते शायद इस बात को ना स्वीकारें या तारीफ ना करें, लेकिन डिप्लोमेसी को क्योंकि आप बेहतरीन समझते हैं, और जिस तरह से 5 देशों के इस तूफानी दौरे में पीएम मोदी ने कुछ बेहतरीन कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें एमटीसीआर की सदस्यता हो या मैक्सिको और स्विट्जरलैंड की एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन, इनको आप कैसे देखते हैं सर, बीइंग अ फॉर्मर डिप्लोमेट और बीइंग अ कांग्रेस लीडर? दोनों तरफ से मैं आपका आंसर चाहूंगा सर। देखिए, अचल जी ने अभी बहुत सही बात कही कि चाइना को लेकर के और इस सारे मामले को लेकर के बहुत इतना सिंपल नहीं है जितना आप अपने तबसरे में बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि चाइना का रिएक्ट करना एक फितरी रद्द-ए-अमल है, और वो ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान ने भी कुछ किया है, अभी आपने देखा होगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड था। जहाँ तक आपने जो तारीफ़ों के काफ़ी पुल बांधे हैं मोदी जी के, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, आपका चैनल जिसको जितना चाहे तारीफ़ करे, लेकिन कुछ बातें ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्लोमेसी जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज 2 साल के अंदर हो गई। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, बहस से ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान आज़ादी 2014 में हुआ है और सारे काम इसी दौर में हुए हैं। कल मोदी जी ने अपनी तकरीर में एक बात कही थी, आज जो डिफेंस सबसे बड़ा पार्टनर हमको माना जा रहा है, उसके लिए मोदी जी ने कहा था कि पिछले 1 डिकेड में हमारा जो परचेजेस हैं वो 0 से लेकर 10 बिलियन तक पहुंच गई हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है नहीं, इसमें 8 साल वो हैं जिसमें उनकी सरकार नहीं थी। और मुझे लगता है जब न्यूक्लियर डील की बात करें आप लोग, तो कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेना सर आपका अखलाकी फरीजा है कि जिस आदमी ने इसकी बुनियाद रखी, जिसने इस पूरी इमारत को तामीर करने का काम किया। मीम अफजल साहब, उसमें आपकी इस बात को कोई नकार नहीं रहा। मीम अफजल साहब, आपकी इस बात को कोई नकार नहीं रहा कि इससे पहले क्या इंडिया की डिप्लोमेसी सही नहीं रही या खराब रही। सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिया। सर, मनमोहन सिंह नहीं बल्कि 4 लीडर और हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हैं और यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है, और जो क्रेडिट जाना चाहिए वो जाना चाहिए। सवाल ये है सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का बैकग्राउंड है या यूपीए का बैकग्राउंड और मोदी जी उसी पे आगे बढ़ रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बात ही नहीं कर रहा हूं। ये नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल इंटरेस्ट में हर प्रधानमंत्री को देश के लिए काम करना होता है, ठीक है। और उसमें कुछ इस तरह का बयान करना कि जैसे इससे पहले आज तक कुछ हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का तासुर नहीं देना चाहिए। मोदी जी अभी बाहर नहीं, ये कौन कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो आज हो रहा है ये इससे पहले नहीं हुआ था। हमारा ये मिजाज है सर। हम तो ये नहीं कह रहे कि आज तक कुछ हुआ नहीं या इससे पहले सरकारों ने कुछ किया, और खुद पीएम ने इस बात को कहा है। 2004-5 में जब न्यूक्लियर डील की बात हुई थी, उससे पहले किसने किया था ये काम? तब भी वो नई बात थी। हर दौर में कुछ नई बातें होती हैं, कुछ चीजों को आगे बढ़ाया यानी आप ये मानते हैं, यानी सर आप ये मानते हैं देना कि जैसे देश में, मैं बीजेपी से आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन ये मानते हैं सर कि एमटीसीआर की सदस्यता मिलना छोटी बात है? मैं मना कब कर रहा हूं? मैं ये कब मना कर रहा हूं कि उन्होंने काम नहीं किया? मैं तो कह रहा हूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो काम हो रहा था उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। जवाब दीजिए शेषाद्री चारी साहब। आप अगर ये माने कि 2 साल में सब कुछ हुआ, तो कांग्रेस ये नहीं कह रही। कांग्रेस का कहना है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमने भी 15 सेकंड आपसे लूंगा, 15 सेकंड लूंगा आपसे। हाँ जी सर, कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए सर, बिल्कुल लीजिए, कंप्लीट कीजिए। मोदी जी ने कल अपनी तकरीर में स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया, उसके बाद उनकी तुलना जो है मार्टिन लूथर किंग से की। उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया कि इसी मंच से अटल बिहारी वाजपेयी भी बोले थे। उनको कहना चाहिए था इसी मंच से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी बोले थे। और उन्होंने जिस न्यूक्लियर डील का जिक्र उसके बाद किया, और ठीक है, ये आपका सवाल बनता है, उस पर जवाब भी देना चाहिए बीजेपी को। वो रिलेशन बनाने वाला, उसकी नींव रखने वाला कौन था, उसका जिक्र भी करना चाहिए ना कम से कम। शेषाद्री चारी साहब, ये इससे कांग्रेस मुक्त भारत थोड़ी हो जाएगा। ये हिस्ट्री है भाई। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, राइटिंग में है, जवाब ले लेते हैं सर। 2 स्टेटमेंट जरा देख लीजिए, मैं आपको बताऊं। 8 नवंबर 2010 का बाराक ओबामा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट, 18 जुलाई 2005 को जॉर्ज बुश का और प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का और प्रधानमंत्री उनका, जरा आप दोनों के ज्वाइंट स्टेटमेंट उठा कर देखिए और फिर आज से तुलना कीजिए उसकी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, शामिल है पहले से ही। जवाब दीजिए शेषाद्री जी। नहीं, मैं बहुत ही विनम्रता से मीम अफजल साहब को मैं कहना चाहता हूं कि मीम अफजल साहब ने जो कुछ भी मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने जो शुरुआत में बात कही, ये सही है कि डिप्लोमेसी जो है वो कोई एक सरकार कोई नई डिप्लोमेसी नहीं लाती है। खास करके भारत में अब तक ये परंपरा ये रही है कि आर्थिक नीति और विदेश नीति, इसमें काफ़ी हद तक एक प्रकार की कंटिन्यूटी हमने रखी है। अब ये सही है कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर जो हस्ताक्षर हुए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ही हुए, उस पर कोई दो राय नहीं है, किसी को दो राय नहीं है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं ही कहा था, पार्लियामेंट में भी कहा था कि इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, खास करके उनका जो
नज़रिया था वो बीजेपी की तरफ था। तो उन्होंने कहा था कि इसको जो लोग विरोध कर रहे हैं वो थोड़ा ये सोचें कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की जो शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और उसके जो पहले 2 ड्राफ्ट बने थे वो उस समय तत्कालीन एनएसए जो थे ब्रिजेश मिश्रा जी ने की थी। इसका भी उल्लेख डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं किया। नहीं, वो ये कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं, सवाल ये नहीं है सर, वो ये कह रहे हैं कि आपने वहां से महात्मा गांधी को याद किया, आपने उस मंच से विवेकानंद को याद किया, आपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, लेकिन मनमोहन सिंह को याद नहीं किया। अंबेडकर को भी याद किया, अंबेडकर को भी याद किया, लेकिन मनमोहन सिंह को याद नहीं किया। कोई कह सकते हैं कि आपने अंबेडकर और महात्मा गांधी का नाम लिया लेकिन सावरकर का नाम नहीं लिया, आपने वाजपेयी का नाम लिया लेकिन इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया, फिर राजीव गांधी का नाम नहीं लिया। राजीव गांधी ने भी तो वहां से भाषण किया था। नहीं तो वो तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि आप उनके योगदान को नहीं मानते क्या? सवाल ये नहीं है कि हम किसने भाषण किया और किसी ने भाषण नहीं किया, डील की बात कर रहे हैं तो इसकी गिनती नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इसीलिए लिया उन्होंने क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था, इसका उल्लेख करने के लिए उन्होंने कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जिन प्रधानमंत्रियों ने वहाँ से भाषण किया उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी को या श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई कम आदर है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस प्रकार की जो चर्चा है उसके तहत इन विषयों को चर्चा करने के बजाय मुझे लगता है कि मैं आ रहा हूं सर, आपके पास ही आ रहा हूं। लगता है कि जो इन वर्षों में जिस प्रकार के हमारे भारत और यूएस के संबंध रहे हैं उसके बारे में एक तो चर्चा होनी चाहिए। मैं इसी चर्चा को कर ही रहा हूं सर, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि भारत और यूएस के जो रिलेशनशिप अब आगे और बढ़े हैं, जो इस विजिट के बाद बढ़े हैं। जनरल बख्शी, मैं अब आपके पास आऊंगा सर, और सवाल यहां पर यह है, हम बात कर रहे हैं कि क्या मोदी मैजिक से चीन चिढ़ गया है? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि भारत की अच्छाई इसी में है कि वो चाइना से रिलेशन बना के रखे, चाइना से रिलेशन बिगाड़ ना रखे। उसका सार तो यहां पर यही है। क्या ये धमकी है, क्या ये चाइना का डर है, क्या समझते हैं आप इसको सर? देखिए, ये चाइना को सीधा टिट फॉर टैट मिला है। चाइना अभी तक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी फॉलो कर रहा था, जिसके तहत वो भारत को चारों तरफ से घेरने के प्लान अपने पे उसने अमली जामा दिया है। बेसिस उसने ग्वादर में बनाए हैं, हम्बनतोता में फुटहोल्ड ढूंढ रहा है, हांगवी म्यांमार में फुटहोल्ड ढूंढा है, मालदीव्स में और बांग्लादेश में फुटहोल्ड ढूंढ रहा है। पाकिस्तान को उसने 46 अरब डॉलर प्रदान करने की बात की है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर सपोर्ट दिया है, कन्वेंशनल मिलिट्री सपोर्ट दिया है, और यहां तक कि अब मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए भी उसने आपत्ति जताई है और उसने राह में रोड़े डाले हैं। तो कब तक ये वन तरफा ट्रैफिक चल सकता था? भारत ने भी ठीक उसको दिखा दिया है कि हम टिट फॉर टैट कर सकते हैं। अगर वो हमारे खिलाफ इस प्रकार की साजिश कर सकता है, इस प्रकार के सामरिक गठजोड़ बना सकता है, तो हम भी अमेरिका से अपने रिश्ते, जापान से अपने रिश्ते, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया इत्यादि देशों से अपने रिश्ते जो है नहीं, लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे इसमें पूछा जाऊंगा। इसी सवाल पर जब मैंने मीम अफजल साहब से पूछा तो वो कह रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और आप इतना बखान मत कीजिए मोदी जी का। क्या आप भी मानते हैं कि ये पहले से होता जा रहा है या पिछले 2 सालों में ये कुछ हुआ है? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि बड़े बड़े मुद्दों पर किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस रहता है, जो कि अमेरिका की नीति को लेकर, चीन की नीति को लेकर अभी तक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में देखते आए हैं। बात यह है कि अब जो है अमेरिका ने पिवट टुवर्ड्स एशिया को सक्रिय किया है, क्योंकि चीन के जो तेवर हैं दक्षिण एशिया के समुद्र में, ईस्ट चाइना सी में और हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर पर, वो काफ़ी आक्रामक हो रहे हैं। इसलिए अमेरिका का पिवट फॉर एशिया है। दोनों देश डेमोक्रेसीज हैं और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी तो हमारे जो कॉमन ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे ही, लेकिन अभी तक हमारे रिश्तों में इतनी ठोस वो जो है परिपक्व नहीं हुए थे, जब तक कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में एक कॉमनैलिटी जो आ रही है अब चीन को लेकर, चीन के